कि मुझे रील मंत्री इनके कांग्रेस के ट्रोल आर्मी के लोगों ने कह रहे हैं। धनंजय जी, क्या लगता है आपको, अब अगला चुनाव, चूंकि आप उस स्टेट में बैठे हुए हैं और अभी अभी एक नया सर्वे भी आया है आपके स्टेट में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, जिसमें बीजेपी का इंटरनल सर्वे है और मात्र उसे 55 सीटें आ रही हैं 288 में से। और ऐसे में ये जो उलझी हुई सरकार है वो कहां तक आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है धनंजय जी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही बिल्कुल। आप कह रहे थे कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जात का पता न हो वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। तो भाई उनकी जात का पता है ना, अनुराग ठाकुर की जात क्या है उनको मालूम है कि नहीं है, वो बात कर लें जाति गणना की। लेकिन जाति गणना जो है अब केवल सदन में राहुल गांधी के कहने तक नहीं रह गई है। अभी जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो एसटी एससी के भीतर जो है कोटा के भीतर कोटा लाने की जो बात हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वो ये भी कहा है कि आप विभाजन कर सकती है, करे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डाटा हो उसके पास। प्रॉपर डाटा का मतलब क्या होता है कि आप जाति गणना कीजिए, और जाति गणना का मतलब केवल नंबर मुंडी नहीं गिनना है कि कितने सर है, गिनना है कि जो लोग हैं उन्होंने 75 साल में कितनी तरक्की की, किसने तरक्की की, किसके पास कितने बच्चे हैं, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसको नौकरी मिली, किसने पढ़ाई हासिल की, किसके पास जीने भर साधन है या नहीं है, तमाम चीजों की गणना करनी पड़ेगी। तो जाति गणना से जो है पीछा छुड़ाना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं। और बीजेपी परेशान क्यों है? जाति गणना से परेशान इसलिए है कि बीजेपी हिंदू का खेल खेलती है। उनको दलितों से लेना नहीं है, आदिवासियों से लेना नहीं है, उनको गरीबों से लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि आप हिंदू के नाम पे भीड़ खड़ी करनी है। आप देख लीजिए, कुछ और उदाहरण देकर के मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है कांवड़ यात्रा के नाम पर, जिस तरह की चीजें घट रही है, उसके अलावा गोमती नगर में जो हुआ अभी, जिसमें जो है मोटरसाइकिल पे चल रहे एक परिवार को, एक स्त्री और एक पुरुष को किस तरह से 50 से 100 लोगों के झुंड ने परेशान किया। गाड़ियों में, कारों में लोग जा रहे थे, उसको किस तरह से परेशान किया। अब लखनऊ में जो है बोल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय कि हमने बड़ी कार्रवाई कर दी, और 2 आदमी का नाम लेते हैं। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें 2 का नाम लेते हैं, एक यादव है, एक मुसलमान है, और वो कहते हैं सद्भावना वाले। तो 100 की भीड़ में 40 को पकड़ते हैं, उसमें से 2 का नाम विधानसभा में रखते हैं। किस तरीके का न्याय कर रहे हैं? मतलब इतने आरोपित होते हैं, इस तरह से आप बात करेंगे। फिर देखिए कि दिल्ली में जो यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो डूब करके मर जाते हैं पानी में। ये शर्मिंदा होने वाली बात है। हालांकि आज बच्चे को मैं भीड़ देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि 3 नहीं ज्यादा मरे हैं डूब करके। और उसके बाद पुलिस वहां लाठियां चलाती है। जो नीट के बच्चे हैं, जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जो दूसरी परीक्षाओं के बच्चे हैं, पेपर लीक के मामले में पुलिस लाठी चलाती है। और जो कांवड़ यात्री है उस पर फूल की वर्षा की जाती है, पुष्प वर्षा की जाती है हेलीकॉप्टर से। तो ये वो सरकार है जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डंडे से हाँकती है, और जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं उन पर फूल बरसाती है। तो ये कैसी सरकार है, ये इससे आंक। अब फिर से आता हूं महाराष्ट्र और गणना पर। महाराष्ट्र में भी जो है वो जातियों का पीछा इनसे छूटने वाला नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर जो खड़ा करना चाह रहे थे, ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे, वो यहाँ होते दिखाई नहीं पड़ रहा। और धर्म की जगह पर जातियों पे बात हो रही। कुणबी समाज यानी जो बैकवर्ड क्लास है और जो मराठा समाज है उसके बीच तलवारें खिंची हुई। और ये जो अमित शाह यहाँ बोल करके गए कि ये जो है हम लागू करते हैं आरक्षण, जब इनकी सरकार आती है तो आरक्षण चला जाता है। अब ये किस तरीके से झूठ बोलते हैं? भाई सरकारें नहीं हटाती है, हाईकोर्ट कह देती है कि भाई ये सही नहीं है। बिहार में जो आरक्षण हटा 15%, उस हाईकोर्ट ने कहा आप इसके लिए प्रावधान कीजिए, नवी अनुसूची में डालिए, वो डालने को तैयार नहीं है। तो यहाँ जो उन्होंने किया, चाहे वो जो महाराष्ट्र के लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ से उद्योग धंधे ले जा रहे हैं गुजरात, इस पर बहुत हम लोग बात कर चुके हैं, उसको लेकर के नाराजगी है।
यहाँ नाराजगी इस बात को लेकर के है कि आपने शरद पवार पे जिस तरह से हमला किया उसको लेकर के नाराजगी है। यहाँ नाराजगी ये है कि हिंदू के नाम पर आपने 10 साल शासन किया और बदले में हिंदुओं को मिला क्या? A1 A2 को तो आपने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जो आम किसान है, किसानों को क्या मिला? आत्महत्याएं रुकी क्या? उनके जान जाने की समस्या खत्म हुई क्या? उनको रोजगार मिला क्या? और आप ये भी देखिए कि एक सर्वे आया, उसमें कहा गया कि सबसे महंगा शहर जो है एशिया का वो मुंबई है। मुंबई में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दूभर है। अब यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार से, यहाँ से जा रहे हैं लोग दूसरी जगह। तो ये उसके अलावा गांव में जो हालत है बहुत बुरी हालत है। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि ये जो स्टेट है बिल्कुल अलहदा स्टेट है, ये सामाजिक सुधार वाला स्टेट है। यहाँ बहुत सारे काम हुए और जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 2014 से 2019 तक काम किया और 2019 के बाद जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने का काम किया, इतना बढ़िया सरकार चला रहे थे उद्धव ठाकरे, उनको बदनाम किया, उनको परेशान किया। तो ये न जाति के नाम पर किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, न ये धर्म के नाम पर हेल्प कर पा रहे हैं। इनका अपना एजेंडा है A1 A2 और बाकी जो इनके जो RSS के लोग हैं। तो ये भेदभाव ना फूट गया, इसलिए आप जो कह रहे हैं 55 लोग जीत करके आएंगे, अब 55 आते हैं कि 75 आते हैं वो तो अभी नहीं बताया जा सकता है मेरे ख्याल से। वो सर्वे वाले जो किया है तो बता सकते हैं, एक और सर्वे आया था उसमें कुछ और बता रहे थे। लेकिन इनकी हालत यहाँ खराब है, इनका कोई नेता खड़ा नहीं हो पा रहा। हालांकि अभी बीच में चर्चा चली थी कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो मतलब देवेंद्र फडणवीस को भी यहाँ से हटाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अगर रहते भी हैं देवेंद्र फडणवीस तो उनके लिए अब आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो कार्रवाई की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और जिस तरह से अजीत पवार जी को क्लीन चिट दी गई, जिस तरह से और दूसरों को पहले आरोप लगाया गया और फिर क्लीन चिट दी गई, फिर जिस तरह से अनिल देशमुख साहब ने सारी चीजें खोल कर रखी कि अनिल देशमुख को आपने बंद किया, ये तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपने बंद किया बिना सबूत के, संजय राउत को बंद किया बिना सबूत के। तो आप भ्रष्टाचार की बात तो करते हो, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जो कार्रवाई करते हो वो आरोपित होती है कार्रवाई, वो बेईमानी होती है, बदमाशी होती है। आपके साथ जो आते हैं उनको बरी कर देते हो, जो रहते हैं आपके साथ उनको आप, जो नहीं रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो। तो ये महाराष्ट्र की जनता समझ रही है, और महाराष्ट्र में वो उत्तर भारत वाली स्थिति नहीं है। आप देख लीजिए कि आज तक इनका महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए, और एक इनको लगा था, इनको बड़ा खुशफहमी हो गई थी कि उद्धव ठाकरे को हटा देने के बाद भी हम सरकार बना लेंगे, चूंकि नरेंद्र मोदी जो है देश के एकमात्र हिंदू नेता रह गए हैं। लेकिन अब तो उनका भी पराभव हो गया नरेंद्र मोदी जी का। अब सरकार कैसे बनाएंगे? क्या फिर से काट की हांडी चढ़ाएंगे आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में? मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने वाली। और ये RSS के लिए, ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी हार है राजीव भाई, कि जिस प्रदेश में RSS का गठन हुआ, जिस प्रदेश में बीजेपी को सबसे आगे जाना चाहिए था, वहां हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है, वहां जाति कार्ड चल रहा है। गोपीनाथ मुंडे जाति कार्ड खेल करके आए थे, उन्होंने हमेशा पिछड़ों की बात की। आज उनकी कहां चर्चा हो रही है? उनकी बेटी को अब लाया गया है आगे, क्योंकि अब सारा खेल बिगड़ चुका है। लेकिन अब सारी तमाम जातियों के लोग समझ गए हैं कि ये जो है जातियों के नाम पे लड़ाता है, हमको देता झुंझुना है, और ये काम कर रहा है सिर्फ ब्राह्मणवादी शक्तियों के लिए काम कर रहा है। ये महाराष्ट्र के लोगों को स्पष्ट हो गया है। इसलिए महाराष्ट्र में बड़ी बुरी हालत है, आसान नहीं है इनके लिए सरकार बना पाना। जी, एक तरफ केंद्र में और पिछली जो अभी जो पीछे चुनाव बीता है उस चुनाव